गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या स्टडी चैनल पर। आज हम अपना सिंधु सभ्यता का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम सिंधु सभ्यता का एक पार्ट कवर कर चुके हैं जो भाग 1 के नाम से। अगर आपने वो इस नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाकर उसे पढ़ लीजिए, तभी आगे का पार्ट आपको समझ में आएगा। उसमें हमने जाना था कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है, सिंधु सभ्यता में क्या क्या मुख्य चीज़ें रही हैं, और सिंधु सभ्यता की किस किसने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या क्या मत दिए हैं। तो यही सब हमने उस वाले पार्ट में डिस्कस करा था जो भाग 1 के नाम से। आप चैनल पे जाएंगे और सिंधु सभ्यता के नाम से सर्च करेंगे पहला भाग, तो आपको वो भाग निकल के आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं कल आपको बताऊंगी आखिर सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी ये अपने आप में काफी विकसित थी और ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि इसमें व्यवस्था इतनी अच्छे तरीके से बनाई गई थी। पक्के मकान बनाए गए थे, मकान के अंदर शौचालय का निर्माण किया गया था, कुओं का निर्माण किया गया था, सड़कों के किनारे इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी। और दूसरी चीज, जो सिंधु सभ्यता थी ये स्त्रियों के लिए बड़ी ही अच्छी सभ्यता थी। स्त्रियों का इस सभ्यता में बड़ा ही आदर हुआ। इससे पहले की जो सभ्यताएं थी, जो जैसा कि और देशों में हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता कोई भी सभ्यता इतनी मतलब व्यवस्थित नहीं थी जितनी की सिंधु सभ्यता। इसीलिए हमारे जीवन में सिंधु सभ्यता का एक अलग महत्व है, एक अलग स्थान है। सिंधु सभ्यता अपने आप में एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। आखिर क्यों इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है ये हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज, जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि सिंधु सभ्यता आखिर क्यों विकसित सभ्यता कहलाई। क्योंकि देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी, इस सभ्यता की जो नालियां थी वो बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता के जो मकान थे, मकान से निकलने वाली जो नालियां थी, मकान से निकलने वाला जो जल निकासी की जो सुविधा थी वो बड़ी ही अच्छी थी। घरों की जो नालियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की नाली व्यवस्था बड़ी ही अच्छी थी। दूसरी, जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पे जो सड़कें थी, सड़कों के किनारे खंबे लगाए गए थे और इन खंबों पर लाइट की व्यवस्था की गई थी, लालटेन वाली लाइट की, ताकि जो वहाँ के व्यक्ति थे उन्हें रात के समय किसी भी असुविधा का सामना करना ना पड़े। दूसरी चीज, यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी, यहाँ के इन सड़कों के किनारे पर चबूतरे बनाए गए थे, पक्के चबूतरे बनाए गए थे। इन चबूतरों के पास में गड्ढों का निर्माण किया गया था। किस लिए? ताकि जो कूड़ा करकट है उसे गड्ढे में दबाया जा सके। दूसरा, यहाँ के सड़कों के किनारे पर डस्टबिन की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि जो कूड़ा करकट था वो डस्टबिन के अंदर डाल दिया जाए। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वहां पे कुछ नगर पालिका टाइप की भी कोई संस्था थी जो इन सब चीजों को एक तरह से कंट्रोल करती थी। तो ये इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी ये क्या थी? पूरी तरह से नगरीय और विकसित सभ्यता थी। तो ये तो था सिंधु सभ्यता के बारे में हमारा ये वाला पॉइंट। दूसरी चीज है, जो सिंधु सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो एक मुखिया के रूप में बड़ी ही अच्छी थी उस समय। जबकि आप देखते हैं आगे ऋग वैदिक काल आते आते जो स्त्रियों की स्थिति है वो काफी गिर जाती है। जबकि उस समय में जो मनुष्य था वो काफी अज्ञानी था। उस समय पे भी जो यहाँ की स्थिति थी उसे देखकर लगता है कि वहाँ का जो मनुष्य था उसे हम अज्ञानी नहीं कह सकते। जबकि अब का जो समय है, इतनी हाई प्रोफाइल एजुकेशन होने के बाद, सब चीजें होने के बाद, तब हम
तब ये सारी चीजें सीखे हैं, जबकि वहां पे थोड़ी सी ही शिक्षा लेने के बाद, जैसे कि वहां पे विद्यालय के अवशेष भी पाए गए थे, विद्यालय की व्यवस्था भी थी जिसको महाविद्यालय कहा गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो वहां का मतलब उस समय का जो मनुष्य था वो बड़ा ही ज्ञानी था, अपने आप में काफी इंटेलिजेंट था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय और विकसित सभ्यता थी। तो आज का जो हमारा, हम अपने पॉइंट पे आते हैं, हम पॉइंट क्या पढ़ने वाले थे, जो सिंधु सभ्यता थी उसके प्रमुख नगर और नगरों से कौन कौन सी चीजें जो है प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आता है इसमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता। मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो सभ्यता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें काफी जो कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा स्थान था वो कहाँ पे था, पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर। कैसे याद करेंगे, हड़प लिया, किसी का सामान हड़पना नहीं चाहिए, उस पर क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी 1921, रावी नदी के तट पर। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त हुई है वो है अन्नागार, एक बहुत ही विशाल का यहाँ पे अन्नागार, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर अन्नगारों की व्यवस्था मिली है हमें देखने को। दूसरा है यहाँ यहीं से बैलगाड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तीसरा है बड़ी मात्रा में मोहरे यहीं से प्राप्त हुई हैं। क्या क्या याद करना है हड़प्पा से आपको, अन्नगार, बैलगाड़ी और बड़ी मात्रा में मोहरे। कैसे याद करेंगे, किसानों का अन्न क्या होता है, सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है सस्ते में। बैलगाड़ी मतलब हड़प्पा हाँकना, किसको हाँक रहे हैं, बैलगाड़ी को। दूसरा बड़ी मात्रा में मोहरे क्या करना, हड़प लेना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहां पर है, पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी, खालादास बनर्जी ने 1921 में। किस नदी के तट पर है ये, सिंधु नदी के तट पर है। कहां पर है, सिंधु नदी के तट पर। याद कैसे करेंगे, मोहन माने कृष्ण, तो ध्यान कौन रखता है, कृष्ण। राखाला मतलब कौन ख्याल रखता है, मोहन, ठीक है। और किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। दूसरी चीज, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, स्नानगार, एक बहुत बड़ा स्नानगार यहीं से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। कैसे याद करेंगे, स्नानगार, मोहनजोदड़ो। स्नानगार मतलब कि स्नान करने कौन जाती थी, राधा जाती थी। कौन रहते थे वहां पर, मोहन रहते थे। राधा कहाँ जाती थी, स्नानगार। तो कैसे याद करेंगे, स्नानगार, मोहनजोदड़ो। एक है यहाँ पे पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति माने शिव, शिव भी भगवान है और मोहन भी भगवान है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एक चीज और है, देखिए ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्यों, इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त हुई हैं जो कि अपने आप में काफी मायने रखती हैं। इसके बाद आता है चन्हूदड़ो। ये वाला स्थान भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये वाला स्थान भी, पाकिस्तान में। तो इसको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मन के बनाने के कारखाने यहीं से प्राप्त हुए हैं। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पाद चिन्ह यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहां पर है चनूदड़ो, पाकिस्तान में। क्या क्या मिला है यहाँ से, मन के बनाने के कारखाने, दूसरा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो कैसे याद करेंगे, लोथल मतलब थल माने जमीन,
समुद्र के आसपास जमीन कहाँ पे रहती है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात ये वाला साइड है इधर का, आपने देखा होगा भारत के मैप में, तो इसी से आप थोड़ा सा इसको लिंक कर सकते हैं। लोथल गुजरात, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला है? मानव निर्मित बंदरगाह। आप जानते हैं कि जो गुजरात वाला एरिया है ये कहाँ पे पड़ता है? समुद्र के किनारे। तो बंदरगाह कहाँ पे मिलेंगे? समुद्र के किनारे ही बंदरगाह मिलेंगे। और क्या मिला है यहाँ से? चावल की भूसी कहाँ से मिली है? लोथल से। और गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब जो समुद्र से जहाज उतरते हैं वो गोदीवाड़ा होता है, गोदीवाड़ा उसी को कहते हैं। वो कहाँ पे मिले हैं? वो भी लोथल से मिले। एक शतरंज खेल, अगर आपसे पूछता है शतरंज खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? गोदीवाड़ा से। इसके बाद आता है कालीबंगा। इसके बाद क्या आता है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। इसी से आपको इसको लिंक करते चलना है, राजस्थान। और इसके इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। मतलब कि घोष लेना, घूस लेना। घूस क्या होती है? काली कमाई। ठीक है, कौन लेता है? राजा। राजा क्या लेता है? घूस, काली कमाई। इसमें क्या क्या मिला है? एक तो जले हुए खेत व कच्ची ईंटें और भूकंप के साक्ष्य। तो याद कैसे करेंगे? खेत में जलने के बाद क्या मिलेगा? काली राख। क्या मिलेगी? काली राख। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें कैसी होती है? काली काली होती हैं। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कालीबंगा से क्या मिली है? कच्ची ईंटें। इसके बाद है भूकंप के साक्ष्य। जब भूकंप आता है तो चीजें क्या होती है? इधर उधर हो जाती हैं, अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या हो जाता है? एक तरह से अव्यवस्थित, मतलब सारी चीजें क्या हो जाना? राख हो जाना। तो इसी से इसको आप याद करेंगे, कालीबंगा, भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, इसके बाद आता है मांडा। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मांडा कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ, ये कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी के। ठीक है, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी? सिंधु नदी के, ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर है। एक चीज और है, जब आप नव पाषाण काल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वहां से जम्मू कश्मीर में ही एक स्थान की प्राप्ति हुई है। कौन सा है? बुर्ज होम। वहां से मानव व कुत्ते के एक साथ दफन होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका नाम आया तो मैंने आपको ये बता दिया, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए मांडा का जम्मू कश्मीर में। और यहाँ से क्या मिला है? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ये। कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर। अगला हमारा है इसमें धोलावीरा। एक दो बार वीडियो देखेंगे आप, और जैसे मैंने आपको बताया है तो कंफर्म ही आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। कैसे याद करेंगे? कोई भी चीज है वो धो ली, किसमें? जोश में। ठीक है, जैसे धोबी होता है वो बहुत जोर जोर से कपड़ों को धोता है, तो क्या करता है? जोश में कपड़ों को धोता है। इस स्थान की क्या खासियत थी? यहाँ पर जो किले मिले थे वो 3 भागों में विभक्त थे। पहला तो महान था इसमें, जो सबसे बड़ा था। उसके बाद मध्य था जो छोटा था। उसके बाद निचला था जो सबसे
छोटा था। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है वह कौन सा स्थान था, वह कौन सी जगह थी जो 3 भागों में विभक्त थी, जहां पर 3 तरह के किले पाए गए थे, वो कौन सा था? धोलावीरा, महान, मध्य और निचला। इसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में। कहां पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त हुआ है? चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? रंगपुरा से। इसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पड़ता है? मेरठ, यूपी। एक चीज और है, जो आलमगीरपुर है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसके बाद है सुरकोटदा। इसके बाद है सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। और घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है? कलश समाधान प्राप्त हुआ है, मतलब कलश में शव दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में। कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। किसने इसकी खोज की थी? सूरज भान ने। एक चीज और, जो राखीगढ़ है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अब तक का स्थल है। राखीगढ़ सिंधु सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। किसने खोज की थी इसकी? सूरज भान ने। इसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। कौन सी नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। रोपड़ की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। ठीक है, और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से मनुष्य व कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक तो वो था जो बुर्जहोम वाला बताया था, वो था जब आपका जब पढ़ते हैं हम आपका प्राचीन भारत, और ये है हमारा सिंधु सभ्यता में। अगर वो सिंधु सभ्यता में पूछता है कि सिंधु सभ्यता में कुत्ते और मनुष्य को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको क्या याद करना है? रोपड़, पंजाब से। इसके बाद आता है सुतका गेडोर। सुतका गेडोर ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि अब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। ठीक है, यहां से क्या मिला है? सीप के साक्ष्य। सीप की बनी हुई कुछ चूड़ियां और सीप के कुछ कंगन टाइप में यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। किसने खोज की थी इसकी? आर.एस. विस्ट ने। किसने खोज की थी? आर.एस. विस्ट ने। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज प्राप्त हुई वो है हल्के साक्ष्य। मतलब कि हम अन्न किससे पैदा करते, किससे बनाते हैं? जब हल से हम उसको क्या कर लेते हैं? पहले के जमाने में, खैर अब तो कोई नहीं करता, हल से उसको जोत लेते हैं।
तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जगहें जहाँ से हमें इम्पोर्टेंट चीजें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा और करूंगी आपसे, जैसे कि सिंधु सभ्यता नोट करेंगे, नगरीय व प्रश्न आता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी, या दोनों थी या कोई नहीं थी। तो आपको यहाँ से प्रश्न का आंसर देना, सिंधु सभ्यता एक नगरीय व विकसित सभ्यता थी। दूसरा आता है सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, सिंधु सभ्यता में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। इससे क्या मतलब प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि यहाँ का जो समाज था वो पेड़ पौधों की पूजा करता था। सबसे प्रिय पेड़ कौन सा था, पीपल का। और भी पेड़ थे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन पीपल का पेड़ इनके लिए सर्वमान्य और पूजनीय था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल। प्रमुख यहीं से क्या प्राप्त हुआ था, गोदीवाड़ा, जो इस बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा भी गया था कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है, लोथल गुजरात से। इसके बाद है एक जो हमारी सभ्यता थी मोसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक ईरान की सभ्यता थी, उसको सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहते थे, दो स्थानों के दो नदियों के बीच की भूमि, यहाँ के लोग इसको कहकर पुकारते थे। दूसरा, इनका जो प्रिय पशु था कौन सा था, कुबड़ वाला सांड। ठीक है, इनके लिए जो पूजनीय था वो कौन थी, ये मातृ देवी, मतलब भूमि की पूजा करते थे। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट थे जो सिंधु सभ्यता के बारे में थे। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। देखिए, जो सिंधु सभ्यता का अंत था वो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इसके बारे में बात कही गई थी। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर नदियों के सिंधु सभ्यता का अंत किसी बीमारी के प्रकोप के कारण यहाँ की सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण। तीसरा, बाढ़। चौथा, भूकंप। ये सारे जो कारण थे सिंधु सभ्यता के अंत के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे, लेकिन इसमें जो सर्वमान्य था वो था बाढ़। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था जो सिंधु सभ्यता थी वो कहाँ पे बसी थी, सिंधु नदी और सिंधु नदी के
सहायक नदियों के आसपास बसी थी। तो इससे अंदाजा लगाया गया था कि जैसे ही सिंधु सभ्यता और उसकी आसपास की नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित किया होगा, तो तभी इसमें विनाशकारी बाढ़ के कारण जो है सिंधु सभ्यता का अंत हो गया होगा। आप सभी जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी, शुरुआत में लोगों को लगा था कि सिंधु सभ्यता सिर्फ पंजाब और इधर के कुछ इलाकों में फैली थी, लेकिन जैसे जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में खोज निकाली गई तो हमें पता चला कि सिंधु सभ्यता अपने आप में काफी बड़ी सभ्यता थी। तो इस सभ्यता का अंत होना इतना आसान नहीं था। जरूर ही इस तरह की कोई घटना रही होगी बाढ़ बाढ़ वाली, कि यहाँ पे इस सभ्यता का जो था अंत हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और काफ़ी गर्मी है, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जितना भी परीक्षा में आने लायक था, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे किसी बुक को देख लीजिए, यहाँ तक कि आपकी घटना चक्र को देख लीजिए। मुझे जहाँ से लगा मैं वहाँ से जो है पॉइंट लेकर आई थी कि कहीं से भी आप कुछ भी करें, सिर्फ ये इतना आप पढ़ लें, इससे बाहर आपका परीक्षा में मैंने लिखाया तो बहुत कम है। मैंने जो भी बोला है आपको समझाने के लिए ओरली बोला है, वरना लिखाया मैंने बहुत कम है। इतना लिखा हुआ भी अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका पैट का पेपर हो या पीसीएस का पेपर हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप ना क्लास को शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। आपसे विनती है कि जो क्लास है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन दे, ताकि मैं आपके लिए और इससे बेहतरीन क्लास बना सकूं। और अपने पैट के सिलेबस के अनुसार मैं आपकी जो हिस्ट्री है इसको और भूगोल को आपको अच्छी तरह से, जब तक आपका एग्ज़ाम आता है, मैं और भी सब्जेक्ट आपके और भी अच्छी तरह से कराने की कोशिश करूँगी। बाकी हिस्ट्री और भूगोल, मैं ये दोनों चीज़ें आपकी जब तक इतना अच्छा से करा दूँगी कि आपको शायद बुक में से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्लास यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो बस यही है कि कमेंट करें कि आपको क्लास में मतलब कैसी लगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।